नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। तो आज कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना दी है, इन बातों पे हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके लिए आज लेक्चरर भर्ती के संबंध में क्या अपडेट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लेक्चरर के लिए जो हमारा कोर्स शुरू होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उत्तराखंड एलटी का जो एग्ज़ाम अभी 18 को हुआ है, इसके बारे में थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। मेरे क्या व्यूज़ है एग्ज़ाम पर, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन हैं, उन सब के आंसर आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा क्या एलटी में री-एग्ज़ाम होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड एलटी कितने नंबर में जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये भी हम बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम इसके बारे में जानेंगे। बाकी प्रवक्ता भर्ती से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे और जो हमारा नया कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका क्या प्लानिंग होगी, वो सब सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम की। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे आपको र्यूमर्स भी मिल रहे होंगे, बहुत सारी बातें। कुछ लोग तो आते हैं ग्रुप्स में और वो कमेंट कर देते हैं कि नहीं जी, री एग्ज़ाम होगा, ऐसे होगा, वो होगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, सीधी-सीधी बात है, र्यूमर्स ही होती हैं। और मेरे क्या व्यूज़ हैं, तो यहाँ पर जैसे पेपर लेवल की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो पेपर लेवल अगर हम देखें उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम का, तो ये अलग-अलग पोर्शन में पेपर था। तो खासकर जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन था आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर बात की जाए, तो इसको मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये जो है बहुत ही हार्ड लेवल का आ गया है। तो ये हमेशा एक चीज़ होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों ने सीटेट के एग्ज़ाम्स दिए हैं, यूटेट के एग्ज़ाम्स आप लोग देते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न तो होता है और ये हमेशा ही रहता है कि यहाँ पर आपको 2 विकल्प जो हैं सही लग रहे होंगे, ये 2 से 3 विकल्प भी आपको कभी-कभी सही लगते हैं। तो ये यही योग्यता है कि आपको 2 या 3 विकल्प आपको सही लगते हैं, उनमें से आपको एक सटीक चुनना होता है। तो इसमें तो आप ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, थोड़ा-सा ये है कि जितना सिलेबस दिया है उस हिसाब से ये उसके हिसाब से ये सिलेबस के हिसाब से ये उतना जो है सही एक तरह से मानकों पे पेपर नहीं बना है, इतना मैं कह सकता हूँ। इसमें क्या होना चाहिए, जैसे अगर आप देखें, जैसे अपना यूनिट 5 है, अभी यूनिट 5 में इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने सिलेबस में दे दी थी और ज़्यादा उम्मीदें थी कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और एटलीस्ट ये तो सब एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि अगर आपने 5 यूनिट दी हैं, आपको 30 क्वेश्चन बनाने हैं, तो पर यूनिट आप 6 क्वेश्चन आप ज़रूर क्रिएट करोगे। लेकिन ऐसा नहीं था, इस पैटर्न के हिसाब से ये पेपर नहीं बना था, ये इसकी एक कमी हम बोल सकते हैं। लेकिन आयोग, क्योंकि बीच-बीच में आपका, इससे पहले क्या हुआ था कि जैसे जब आपका एक वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने पहली बार देखा था कि आयोग ने इस तरह का पैटर्न कुछ चेंज किया था। उसमें काफ़ी ज़्यादा गढ़वाली के, मतलब ग्रेजुएट लेवल का ये एग्ज़ाम था शायद, तो वहाँ पर आपके काफ़ी गढ़वाली, कुमाऊनी क्वेश्चन या ऐसे शब्द वहाँ पर पूछ लिए गए और ऐसे कथन कारण वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बना दिए गए थे। तो वहाँ से जो है इन्होंने पैटर्न चेंज किया और उसके बाद आयोग का स्टेटमेंट भी निकल के आया था कि आगे से जो एग्ज़ाम आएगा, जो एग्ज़ाम पेपर बनेगा, वो हमारा पैटर्न अब ये वाला रहने वाला है। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है कि एग्ज़ाम पैटर्न इन्होंने क्या दिया, तो वो जो दिया सही दिया। लेकिन अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात की जाए, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर जो है आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं है, आप कह ही नहीं सकते हैं। सारी चीज़ें हैं जिन्होंने एटलीस्ट जो हमारी थ्योरी क्लासेस से जुड़े हैं, अगर आपने हर क्लास डिटेल वाइज़ पढ़ी है, 20 टू 23 के अराउंड क्वेश्चन मैं आप लोगों को श्योर जो है वो दिखा सकता हूँ कि वो पढ़ाए गए कंटेंट में से ही आपको आए हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आपका प्रशस्त ऐप हमने कहीं डिस्कस नहीं किया था, लेकिन वो भी आप लगा सकते थे वर्ड के अकॉर्डिंग, या फिर अब जनरली आप प्ले स्टोर में भी प्रशस्त ऐप अगर देखा होगा, तो आप वो क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। और नहीं भी आपको पता था, तो 2-4 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, यानी 20 टू 25 के अराउंड टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका स्कोर आ रहा है, तो आप अच्छी तैयारी में थे, इस वजह से आ रहा है। और यही फ़र्क रहेगा एग्ज़ाम में, जो फ़र्क रहेगा वो यही रहेगा कि जिन्होंने फर्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी की है, वो 20 टू 25 ले आएँगे। लेकिन जो मतलब कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि सीडीपी है, यहाँ स्कोरिंग होता है, स्कोर हम कर लेंगे, तो वो रह जाएँगे। उसमें 20 मार्क्स लाना मुश्किल हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। दूसरा अगर बात की जाए, जो आपका जीके और रीजनिंग है, जीके और रीजनिंग का जो एक तरह से लेवल है, वो ठीक ठाक लेवल है, हार्ड लेवल मैं कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि अगर
आप केवल टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी में हो, टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी में हो, आपने सब्जेक्ट फोकस कर रखा है, टीचिंग एप्टीट्यूड को फोकस कर रखा है, तो आपके लिए ये दोनों चीज़ें बहुत हार्ड हो गई होंगी। आप यहाँ से क्वेश्चन उठाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी जो होते हैं, जो ग्रुप सी की भी साथ साथ तैयारी कर रहे होते हैं, या इसके अलावा वो यूकेपीएससी की भी एग्जाम दे रहे होते हैं, जैसे जिन्होंने अभी हाल ही में पीसीएस का प्रीलिम्स दिया होगा, तो वो रीजनिंग उठा पा रहे होंगे इजीली। और जीके के भी बहुत डेप्थ उन्हें नहीं लगा होगा, जैसे तरुण कुमाऊं वाला क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आते हैं। रैमजे वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, यूकेपीएससी पहले पूछ चुका है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन थे उन पे भी एक तरह से वो ये कह सकते हैं कि अगर हम केवल टीचिंग एग्जाम्स की तरफ हमारा फोकस है, तो वो हमारे लिए बहुत हार्ड है। लेकिन ये थोड़ा सा बायस हो जाएगा कि यहाँ पर फायदा मिलेगा उनको जो प्रॉपर आपका यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लंबे टाइम से ग्रुप सी के हार्ड लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जीके के संबंध में खासकर। तो वो वहाँ पर एक तरह से थोड़ा सा टफ लेवल ये था। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये नुकसान देगा ऐसे अभ्यर्थियों को जो काफ़ी समय से केवल टीचिंग एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं, और साथ में आप जो है सब्जेक्ट को आपने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। और अमूमन देखो, मतलब यहाँ पर मैं भी शॉक्ड रह गया जब आयोग ने इस तरह के क्वेश्चन पूछे, क्योंकि अमूमन क्या है कि अगर आप कॉमन पेपर बना रहे हैं और उसमें आप जीएस का पार्ट डाल रहे हैं, जैसे यूकेपीएससी करते हैं, यूकेपीएससी क्या करेगा, प्रीलिम्स में उन्होंने कॉमन पार्ट जो है ये करवा रहे हैं, तो ये उत्तराखंड भी आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता है, पिछली बार का आप स्क्रीनिंग देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका जीएस भी होगा वो इस तरह का डिज़ाइन किया गया होगा, यहाँ तक कि रीजनिंग भी इस तरह की डिज़ाइन की जाती है कि आर्ट और साइंस दोनों तरह के जो अभ्यर्थी हैं उसको कर पाएँ। हाँ, 20% जो एग्ज़ाम पेपर होता है वो एकदम से ऐसा होता है कि वो केवल जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के हैं, या फिर आपके हम बोल सकते हैं उत्कृष्ट अभ्यर्थी जिन्हें कहते हैं, या जो मेधावी छात्र होते हैं, वही उनको कर पाते हैं। तो वो चीज़ों को छोड़ के बाकी 80% जो है यूकेपीएससी का जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से ही बना बना होता है, और यहाँ पर इस पेपर में वो चीज़ देखने को नहीं मिली। कुल मिलाकर मेरे हिसाब से पेपर का लेवल काफ़ी एक तरह से हार्ड था। और सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम बात करें, तो अगर यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से हम बात करें, तो जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि, जैसे अगर हिंदी की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो हिंदी के सब्जेक्ट की जहाँ तक मेरी बात हुई अभ्यर्थियों से, सभी का कहना है कि हिंदी जो है बहुत ज़्यादा ईजी पूछ ली। आप देखिए, यहाँ पर समस्या ये भी तो है ना, जहाँ साइंस मैथ्स वाले इसलिए परेशान है कि हमारा पेपर टफ बना दिया, वहीं हिंदी के अभ्यर्थी ऐसे हैं कि वो इस वजह से परेशान है कि हमारा पेपर ईजी बना दिया, हमने तो बहुत डेप्थ पढ़ाई करी थी, बहुत डीप पढ़ा था, तो वो इस वजह से परेशान है। री एग्ज़ाम की अगर हम बात कर लें, तो री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? मेरे हिसाब से री एग्ज़ाम तो मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। री एग्ज़ाम की कंडीशंस क्या होती हैं? पहली बात, या तो एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाए, कोई नकल का गिरोह पकड़ा जाए, या इस तरह से पेपर आउट हो जाए, तो एक तो कंडीशन ये होती है एक तरह से री एग्ज़ाम करवाने की। दूसरी कंडीशन ये है कि पेपर का पैटर्न सिलेबस के बाहर अगर आए, तो भी हो सकता है, लेकिन वो कब हो सकता है, जब बड़े लेवल पर एक प्रोटेस्ट हो रहा हो। यानी मैंने लिखा भी था अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था कि अगर 45,000 स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम, इनमें से 10,000 स्टूडेंट अगर ऑन रोड आ जाएं प्रोटेस्ट में कि पेपर हमारे हिसाब का नहीं बना है, तो ऐसा तो आप लोगों ने किया नहीं, किसी ने भी इस तरह की आवाज़ें उठाई नहीं, तो आप मुझे मतलब 99.9% तो ये नहीं लगता है कि कहीं भी एलटी एग्ज़ाम का री एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम हो चुका है, इसकी जल्दी आंसर की आएगी, और अपने अपना 2-3 महीना लेके आयोग जो है आपका रिजल्ट भी जारी कर देगा, और स्टूडेंट सेलेक्ट भी होंगे। अब क्या होगा आगे कि अगर हम कितने नंबर में सिलेक्शन होगा, तो इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप कहें, तो जैसे साइंस है, साइंस की अगर मैं, तो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, यानी जो क्वालिफाइंग मार्क्स 45% का रेशियो रखा गया है, ये 45% अगर आप साइंस में अचीव कर पा रहे हैं, तो ब्राइट चांसेज हैं आपके कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और 45 प्लस, जैसे जैसे आपके 45 प्लस होते जाएंगे, 46 47, वैसे वैसे आपके चांस जो है ज़्यादा बढ़ते जाएँगे। तो साइंस में तो मेरे हिसाब से पेपर का लेवल जो है, साइंस का स्पेशली बहुत हार्ड था। हाँ, ये होता है कि साइंस के स्टूडेंट थोड़ा-सा ये हो सकता है कि रीज़निंग के ऊपर क्वेश्चन कर लिए होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा लॉजिक बेस्ड होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन साइंस के स्टूडेंट से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आर्ट के स्टूडेंट की तुलना में वो वहाँ पर थोड़ा-सा आगे ज़रूर रहे होंगे।
मैथ्स, एसएसटी, फिजिकल एजुकेशन, जहाँ तक मेरी लोगों से बात हुई है और जितना मैंने पेपर के बारे में पता किया है, तो इनका पेपर भी ठीक-ठाक लेवल का था, यानी मॉडरेट टू हार्ड लेवल के एग्ज़ाम हैं, सारे के सारे पेपर। तो इनकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जैसे एसएसटी होता है, एसएसटी का एक समस्या ये है कि एसएसटी जो है अधिकतर लोगों का, ऐसे लोगों का है जो आपका यूकेपीएससी, पीसीएस भी देते हैं, यानी जो बड़े एग्जाम देते हैं, तो इनका जीएस इस लेवल से तैयार है, जिस लेवल का, क्योंकि जनरली क्या है, पीसीएस के हिसाब से या फिर आरओ या आरओ वगैरह के हिसाब से जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया है एसएसटी का, तो वो जीके ही कह सकते हैं हम, और उस लेवल पे डेप्थ में जाके पूछ लिया गया है। तो एसएसटी का मैं ये कह सकता हूँ कि स्कोर हाई रह सकता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ग्रुप सी वाले भी जीके जीएस ठीक ठाक उन्होंने किया रहता है तैयार। और अगर लड़के जो हैं, आप देख सकते हैं कंपटीशन इस लेवल का है कि ग्रुप सी वाला बच्चा भी 12-12 14-14 घंटा स्टडी को देता है, तो ऐसे लोग भी एसएसटी की तरफ ज़्यादा झुकाव करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि 50-55 में सिलेक्शन होगा, तो 60 जो स्कोर है वो एसएसटी के लिए मेरे हिसाब से कम जो है 60 के अराउंड। फिर कैटेगरी वाइज जो बेनिफिट हैं, जैसे ओबीसी हैं तो कुछ मार्क्स आप कम कर सकते हैं। 60 जो है जनरल मेरे हिसाब से 60 के आसपास जो है इसकी कट ऑफ आ जाएगी, प्लस माइनस 1-2 जो होगा वो हो सकता है। मैथ्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स में 55 का जो स्कोर है, 55 प्लस, ये अच्छा स्कोर हो जाएगा। मैथ्स में इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर टफ ही बता रहे हैं, एग्जैक्ट इसमें मैं नहीं बता सकता कितनी कट ऑफ जाएगी। इजी टू मॉडरेट जो है हिंदी और इंग्लिश के अभ्यर्थियों का कहना है कि इजी टू मॉडरेट उनका एग्जाम पेपर था। हिंदी खासकर जो है ये कह रहे हैं हिंदी वाले कि जनरल सामान्य हिंदी लूसेंट वाली पूछ ली गई है, और उसमें जो है बहुत अच्छे स्कोर भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम क्या, अगर हिंदी में बहुत सारे 45 के अराउंड जो हैं, मतलब कुछ लोग हैं जो 45 आउट ऑफ 50 स्कोर कर रहे हैं, तो ऐसे अगर वो फर्स्ट पेपर में 30 के अराउंड ला पा रहे हैं तो वो 75 हो जा रहे हैं। तो यानी कुल मिलाकर जो है 65 प्लस का स्कोर हिंदी में मेरे हिसाब से ठीक ठाक रहने वाला है, और इससे ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि अगर हिंदी का पेपर अ, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, और सेकंड पेपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मतलब 25 से 30 मार्क्स तो मतलब ला सकते हैं। तो लेकिन ये भी होता है कि जैसे हिंदी का स्टूडेंट है तो वो जीके रीजनिंग वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया होगा, तो यहाँ पर इनका स्कोर गिर सकता है। तो यानी अगर कोई 45 वाला भी है तो मिनिमम वो मिनिमम या मैक्सिमम मैं कहूँ 20 मार्क्स तो वो ला ही सकता है। तो यानी 65 के अराउंड मेरे हिसाब से ठीक ठाक स्कोर रहेगा जनरल कैटेगरी का। 65, और ओबीसी अगर अदर कैटेगरीज वो दो एक दो दो नंबर जो है माइनस कर सकते हैं। इंग्लिश का भी मेरे हिसाब से यही है, इंग्लिश भी जो है 60 के अराउंड मेरे हिसाब से इंग्लिश की भी कट ऑफ आ जाएगी। अब हम जो बात करने वाले हैं, तो कुल मिलाकर अगर एलटी एग्जाम का सार मैं बताऊं, तो अब जो हुआ सो हुआ, और फॉरगेट कीजिए अगर आपका अच्छा हुआ है, आप इस रेंज में आने वाले हो, जल्दी ही आपकी आंसर की आ जाएगी, उसके बाद फाइनल आपको लग जाएगा कि आप कहाँ पे रहने वाले हो। तो अगर आपको लगता है कि आपका हो जाएगा तो आप उस हिसाब से आश्वस्त हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका लगता है कि बहुत अच्छा एग्जाम नहीं हुआ है, अच्छा स्कोर नहीं बन रहा है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। मौका है आपको, क्योंकि अभी आप टीचिंग एग्जाम्स के टच में हो, तो सीधे मेरे हिसाब से तो आप लेक्चरर स्क्रीनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब लेक्चरर स्क्रीनिंग की तैयारी में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें रिस्क है कि अगर हम यहाँ तैयारी शुरू कर देते हैं और अगर स्क्रीनिंग हट गया लास्ट मोमेंट पे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए एक चीज़ है, देखिए, अब एग्ज़ाम जो है जहाँ तक मतलब अपडेट्स मिल रही हैं, तो सितंबर में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा लेक्चरर भर्ती का, जो भी होगा 600 प्लस जो पोस्ट होंगी वो जल्दी रिलीज हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक मौका तो हम लोगों के लिए ये बनता है कि प्रवक्ता भर्ती में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जो भी एलटी की निराशा है थोड़ा सा दुगना जोर लगा के एक बार और फिर से एक बार प्रयास कर सकते हैं अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो और यहाँ पर आपको ऐसी दिक्कतें नहीं आएगी जो एलटी एग्जाम में आती हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारे लोग कुछ एक कमेंट भी कर रहे थे कि ठीक है प्रवक्ता भर्ती तो आएगी, लेकिन क्वेश्चन तो सिलेबस से ही पूछेंगे ना। हाँ, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल आपको सिलेबस से ही पूछेंगे और पैटर्न के हिसाब से भी पूछेंगे, क्योंकि एक
जो बॉडी है यूकेपीएससी अपने आप में बहुत अच्छी बॉडी है। अभी तक का जो रिकॉर्ड है, ऐसा एग्जाम पेपर ये बहुत नहीं बनाते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा कि आपको इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, टफ लेवल के भी मिलेंगे और अच्छा खासा आपका नॉलेज चेक हो जाएगा। ये आपका इजी क्वेश्चन में ही अच्छा नॉलेज चेक कर देते हैं। आपको लगेगा कि क्वेश्चन इजी है, लेकिन वो आपको पूरा नॉलेज चेक कर देंगे कि आप इस भर्ती के काबिल हो या नहीं हो। तो वो आपको एक तरह से प्रॉपर आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी और छँट के जाएँगे बिल्कुल बच्चे। ये भी क्लियर है, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था, आपने देखा होगा 60 किसी-किसी सब्जेक्ट में 65 भी कट ऑफ आई थी एक से प्रीलिम्स की। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, तो इतना ज़्यादा वो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा अगर आप ठीक से तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अपने कोर्स के बारे में। तो कोर्स में जो हमने कुछ अपडेट्स किए हैं, हमने 29 में जो है आपका एलटी का कोर्स करवाया, पूरा कोर्स करा, टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा करवाया है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आपको जो यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर है यहाँ पर, ठीक है? रीज़निंग का मैं आपको अभी दावा नहीं करूँगा, मैं को कोशिश करूँगा कि रीज़निंग भी मैं करवा दूँ, लेकिन मैं अभी आपको ये कह रहा हूँ कि आप अभी रीज़निंग छोड़ के चलिए, या फिर मैं आपको रीज़निंग का दावा नहीं करवा रहा हूँ कि मैं रीज़निंग करवाऊँगी। लेकिन मेरी तरफ से हमेशा कोशिश रहेगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कवर करवाऊँ रीज़निंग भी। लेकिन बाकी के जो भी पेपर हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर जीके हो। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमने साथ में पॉलिटिकल साइंस का कोर्स भी लेना है और मैंने कोई फ़ीस उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं रखी है। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर जो मैंने मेंबरशिप अपडेट की है, कि जो आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो आपके गोल्ड मेंबरशिप आपको लेनी होगी। अगर आपके पास 29 रुपीज़ की मेंबरशिप है, तो उसको आप अपडेट कर देंगे 59 रुपीज़ में, वो आपको करना ही पड़ेगा। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि 29 रुपीज़ में हमने एलटी का कोर्स चलवाया, वहाँ पर आपकी प्रॉपर प्लेलिस्ट एलटी एग्ज़ाम्स को लेकर बनी हुई है और वो काफ़ी आपको एक साथ वो वीडियोज़ हो जाएँगे, तो वो आपको देखने में भी समस्याएँ होंगी और हमें उसका ग्रुप एक तरह से बनाने में भी दिक्कतें आएँगी। तो हम इसका एक अलग ग्रुप बनाएँगे, वहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएँगे, लेक्चर वाइज़ नोट्स मिलेंगे आपको और कोशिश की जाएगी कि आपको हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस भी करवाई जाए। तो इस हिसाब से अगर हमारा पैटर्न रहेगा, तो ये थोड़ा-सा मेंबरशिप आपको अपडेट करनी होगी, क्योंकि अगर हम वही 29 रुपीज़ के कोर्स में ऐड करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको हौच-पौच हो जाएगा। तो इसलिए ये आपको एक तो अपडेट करना होगा स्क्रीनिंग के लिए, और जिनको स्क्रीनिंग प्लस पॉलिटिकल साइंस, उनको 89 रुपीज़ वाला कोर्स लेना होगा उनके लिए, क्योंकि उनके लिए देखिए मतलब सिर्फ आपको जो भी 30 के अराउंड जो रुपीज़ आपको ज़्यादा देने हैं, इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स मिलेगा बिल्कुल। और पॉलिटिकल साइंस का तो हम तुरंत शुरू करने वाले हैं विद इन 1 और 2 डेज़ में। तो हम जल्दी ही पॉलिटिकल साइंस तो शुरू करने वाले हैं। अब देखिए कौन से लोग हैं जिन्हें तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए। देखिए जिनके भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, पॉलिटी सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम उत्तराखंड से शुरू करेंगे, ठीक है? तो अगर आप हिस्ट्री वाले हैं, तो आपके पास उत्तराखंड की हिस्ट्री आपके पास है, तो वो हम शुरू करेंगे, आपका वो कवर हो जाएगा। पॉलिटी वाले हैं, तो आपको उत्तराखंड पूछा ही जाना है, क्योंकि उत्तराखंड हमारा जो है आर्ट के सब्जेक्ट के लिए डबल फ़ायदे देगा। डबल फ़ायदे कैसे देगा? एक तो अगर स्क्रीनिंग हुआ, तो वो आपको स्क्रीनिंग में फ़ायदा देगा। स्क्रीनिंग नहीं हुआ तो आपने पढ़ना ही है, आपने उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी वालों ने उत्तराखंड की पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी वालों ने उत्तराखंड की ज्योग्राफी को पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस हिसाब से खासकर जो आर्ट सब्जेक्ट वाले हैं, वो भी झिझक अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका अगर, और पॉलिटिकल साइंस वालों को तो करना ही है, पॉलिटिकल साइंस वाले, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, तो हम अभी से मैंने शुरू कर रखा है वैसे पॉलिटिकल साइंस का। कुछ जो है वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज़ पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं, जो जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, तो वो लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये एक तरह से 2 मेंबरशिप हैं। 59 रुपीज़ में आपको केवल स्क्रीनिंग का कोर्स मिलेगा। साथ में पॉलिटिकल साइंस चाहते हैं, तो 89 रुपीज़ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं जल्दी ही इनके अलग-अलग ग्रुप्स अपडेट कर दूँगा और वहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड होने आपके शुरू हो जाएँगे। तो ये तो हुई बात इसकी। इसके अलावा अगर हम थोड़ा-सा सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस जैसे कि मैंने बताया कि हम शुरू करेंगे उत्तराखंड से, और उत्तराखंड को पढ़ने के बाद, और उत्तराखंड जो भी पढ़ना चाहता है, तो वो जॉइन कर सकता है। उत्तराखंड क्योंकि हम पूरा जो स्क्रीनिंग वाला सिलेबस है उसको तो पढ़ेंगे ही, और पहले तो हम इस तरह से पढ़ेंगे कि वो सबके लिए, जैसे कोई बेसिक से शुरू कर रहा है तो उसको भी वो हेल्पफुल हो सके, और जो ठीक-ठाक लेवल पे भी है, तो हम ईज़ी टू मॉडरेट होते हुए चलेंगे और उत्तराखंड का पूरा सिलेबस
कवर करेंगे। फिर इस बीच अगर आपका नोटिफ़िकेशन जारी हो जाता है, तो फिर हम आगे की रणनीति उस हिसाब से बनाएँगे। तो ये आपके लिए सिलेबस है। क्या होता है, 150 क्वेश्चन आपके पास होते हैं, स्क्रीनिंग का ये सिलेबस है। इसमें आपका शिक्षण अभिरुचि का पैटर्न हो गया, शिक्षण अभिरुचि 40 मार्क्स का हो गया। ये सिलेबस जो है मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, आप वहाँ पर इसको स्टडी कर सकते हैं। 35 मार्क्स का आपके पास जनरल स्टडी आएगा, तो जनरल स्टडी भी हम करेंगे, करंट अफेयर्स भी आपको कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने बताया है वो दो ही पैटर्न है आपको स्क्रीन के लिए। अगर आप 59 में सब्सक्राइब किया है तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, प्रॉपर लेक्चर मिलेंगे और साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, उत्तराखंड संबंधी ज्ञान भी हम पूरा कराएँगे, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा हो जाएगा आपका, जीएस का पोर्शन पूरा हो जाएगा, राज्य संबंधी ज्ञान पूरा हो जाएगा। जनरल जो सामान्य बुद्धि परीक्षण है, ये मैं लास्ट के लिए रखूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं कराऊँगा वैसे कुछ एक टॉपिक जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा एक तरह से मुझे लगेगा कि मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो वो मैं छोड़ूँगा। बाकी जैसे आपका ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट है, लाभ, हानि, समय, कार्य, वेतन, ये सारी चीज़ें मैं आपको ईज़िली करवा दूँगा, और पॉसिबल हो पाए तो मैं कोशिश करूँगा पूरी चीज़ें प्रोवाइड करवाने की, चाहे मुझे कैसे भी करना पड़े। तो ये हो गया आपका। दूसरा, जनरल हिंदी, ये मैं आपको लोगों को कंप्लीट करवा दूँगा, जनरल हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ा दूँगा। तो ये हमने एक पैटर्न जो है ये डिसाइड किया। आपको सिर्फ़ करना क्या होगा, जिनके पास 29 की मेंबरशिप है, तो जो जो एलटी के लिए जिन्होंने जॉइन किया है वो छोड़ सकते हैं, अगर वो प्रवक्ता की भर्ती में तैयारी नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप हमारे साथ नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, तो भी आप छोड़ सकते हैं। फालतू आपको पैसा हमें पे करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, ठीक? तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अब जिनको रहना है लंबे टाइम तक, वो क्या करेंगे, स्क्रीनिंग के लिए 59, मैं मेरा तो हमेशा से प्रयास यही रहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं कोर्स पूरा कराने की कोशिश करूँगा। और मुझे जैसे अगर मान लो किसी दिन मैं फ्री हूँ तो उस दिन 2 लेक्चर भी ले लिया करूँगा। और पॉलिटिकल साइंस का हम शुरू कर ही रहे हैं, ये तो हम जल्दी ही शुरू कर देंगे। साथ में उत्तराखंड एक साइड से शुरू कर देंगे, और उत्तराखंड के भी पॉलिटी से या हिस्ट्री से कहीं से हम शुरू कर लेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल ये क्लास होने वाली है। और बाकी के अगर आर्ट्स सब्जेक्ट वाले हैं तो आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट वाले हैं तो उन्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मतलब स्क्रीनिंग हटेगा, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि फिलहाल अपना सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है तो आप स्क्रीनिंग के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां हमने आज एलटी एग्जाम के बारे में डिस्कस किया, प्रवक्ता भर्ती के बारे में कुछ अपडेट डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आप लोगों को अगर हमारे कोर्स से जुड़ना है तो पैटर्न फिलहाल तो वही है कि यूट्यूब चैनल में आपको मेंबरशिप लेनी होगी, और मेंबरशिप के लिए बहुत सारे ज्वाइन मेंबर हैं, वो समझ रहे हैं, उन्हें केवल अपडेट करना होगा, वो इजीली अपडेट हो जाता है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आने वाले समय में आपका जो भी अगर एलटी भर्ती की वजह से निराश है, तो एक अच्छा मौका है, आप प्रयास कीजिए, मैं भी अपनी तरफ से 100% दूंगा। और सिंपल सा, जैसे कि मैंने एलटी भर्ती के दौरान भी कहा था कि आप अगर अपना 100% दोगे तो मैं आपके लिए और एक्स्ट्रा प्रयास करूंगा, एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा, एक्स्ट्रा कंटेंट आपको दूंगा, एक्स्ट्रा नोट्स को दूंगा। लेकिन तभी जब आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर अपने लिए प्रयास करेंगे। और जैसे कि अगर अब बहुत सारे एलटी का भी जब हमने कोर्स चलाया था तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो लास्ट टाइम पे जुड़ रहे थे, अब वो क्या कर लेंगे। तो इसके लिए आपको शुरू से जुड़ना होगा, शुरू से प्रत्येक लेक्चर को साथ में लेकर चलना होगा, तो तभी तो आप लास्ट में मुझे बोल पाओगे ना कि सर आप ये चीज़ नहीं पढ़ाई है। लेकिन अगर आप लास्ट के महीने में मेरे साथ जुड़ रहे हो, उसके बाद आप मेरे से बेफिजूली के क्वेश्चन करोगे, तो उनके जवाब देना मैं उचित भी नहीं समझता, और मुझे देने भी नहीं चाहिए। तो आई होप सारी बातें आपको समझ आई होंगी। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।